क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा होनी है। अब हम एक संकेत करते हैं, सावधान। सैद्धांतिक धरातल पर भारत अत्यंत परतंत्र देश है। सुनिए, सैद्धांतिक धरातल पर भारत को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई है। यहाँ की शिक्षा पद्धति सनातन सिद्धांत के विरूप है। रक्षा की प्रणाली सनातन सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प भी सनातन परंपरा के ठीक विपरीत क्रियान्वित हैं। उद्योग और सेवा के प्रकल्प भी सनातन सिद्धांत के विपरीत हैं। मैं शंकराचार्य के पद से बोल रहा हूँ और बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ, संविधान का समादर करते हुए बोल रहा हूँ, लेकिन डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान की आधारशिला भी सनातन नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको यह विचार करना है, यह वीर भूमि है, भक्तों की भूमि है, कर्मयोगियों की भूमि है, अष्टांग योगियों की भूमि है, तत्वज्ञ मनीषियों की भूमि है। राजस्थान है, राजस्थान। बबूल का पेड़ बो करके आम का, अमरूद का, अंगूर का फल कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जब शिक्षा प्रणाली हमारी अपनी नहीं, रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं, सेवा के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, तो फिर भव्य भारत की संरचना किस प्रकार हो सकती है? यह एक विचार करने की आवश्यकता है सज्जनों। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इसके लिए व्यासपीठ से संबद्ध मान्य संतों को अपने दायित्व के निर्वाह का परिज्ञान होना और तदर्थ कटिबद्ध होना आवश्यक है। हमने एक संकेत किया। अब सुनिए, अंग्रेजों ने देश पर शासन किया, मुगलों ने देश पर शासन किया। अपने शासन काल में परतंत्र भारत में वे उतने सफल नहीं हुए जितने कि 70 वर्षों की अवधि में स्वतंत्र भारत में सफल हुए हैं। सबसे बड़ा आक्रमण आजकल क्या है? आप मनीषियों का इधर ध्यान गया? बीज के विलोप पर ये उद्यत हैं। बीज के विलोप का षड्यंत्र भारत में क्रियान्वित है। हमारी भूमि, भारत की भूमि जिन बीजों को सह नहीं सकती, उन विदेशी बीजों को लाकर भारत को बंजर रेगिस्तान बनाने का प्रकल्प शासन तंत्र का क्रियान्वित है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक जितने केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र हमको सुलभ हुए, उनमें देश के रूप में, भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करने का कोई मनोभाव नहीं था। हम एक संकेत करना उचित समझते हैं सज्जनों। जर्सी सांड के माध्यम से गोवंश के बीज को भी विकृत किया जा रहा है और हजारों की संख्या में गाजर मूली की तरह गोवंश को नित्य काटने का प्रकल्प विकास के नाम पर किया जा रहा है। यह उन्माद की पराकाष्ठा है, देशद्रोह की पराकाष्ठा। साथ ही साथ अब तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के बीज का विलोप करने के लिए विवाह की नवीन प्रथा, प्रक्रिया डाली जा रही है, ताकि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोचित तेज ओज से संपन्न, संस्कार से संपन्न ही न हो सके। इससे बढ़कर अत्याचार क्या हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं संविधान के विशेषज्ञों से। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा, मैं केवल संविधान के विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच में भारत में जिन हिंदुओं को नागरिकता प्राप्त है वो 1 नंबर के नागरिक हैं? समझ गए? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। स्वतंत्र भारत में क्या हिंदू 1 नंबर के नागरिक अब तक हो सके हैं? अगर नहीं, तो किस आधार पर हम भारत को स्वतंत्र देश क्या कहते हैं? और सुनिए सज्जन,
महाराणा प्रताप जी, यहाँ वाले तो जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, मान्य श्री महाराणा प्रताप जी, शिवाजी, झांसी की रानी, वीरांगना, ब्राह्मण घर की थी। और राजगुरु सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, मंगल पांडे जी आदि मनीषियों ने, देशभक्तों ने धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लेकर भव्य भारत के स्वरूप को अपने मस्तिष्क में संजोया था। उनके मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत का क्या स्वरूप था, उसे उतारने की आवश्यकता है या नहीं? भाषा समझ है या नहीं? मंगल पांडे जी जैसे मनीषियों ने, राजगुरु सुखदेव जी जैसे मनीषियों ने, चंद्रशेखर आजाद जैसे मनीषियों ने, भगत सिंह जैसे मनीषियों ने, वीर प्रवर महाराणा प्रताप जैसे मनीषियों ने, शिवाजी जैसे क्रांतिकारी भक्तों ने, झांसी की रानी ने जो भव्य स्वतंत्र भारत का मन में स्वरूप चित्रित किया था, उसे उतारने का प्रकल्प क्या स्वतंत्र भारत में 1% भी क्रियान्वित है? दूसरी बात, आंख खोल देने की स्थिति है। 1846 तक, सन 1846 तक, जिसको आज अफगानिस्तान कहते हैं, जिसका नाम काबुल, गांधार भी था, गांधारी झांकी थी। उसके राजा धीराज कौन थे? पंजाब के रणजीत सिंह जी। उत्तर प्रदेश में आगरा है, आगरा से लेकर काबुल तक का शासन किनके हाथ में था? रणजीत सिंह के हाथ में। आगरा में ताजमहल है या नहीं? इतिहास के साथ अन्याय, उसका नाम है प्राचीन ग्रंथों में, भारत के तीर्थयात्रियों ने अपनी कलम से लिखा है, तेजो महल है, वो शिवालय था। समझ गए? ताजमहल का पुराना नाम तेजो महल है, शिवालय था वह। उसे भी दूषित किया गया, विकृत किया गया। और स्वतंत्र भारत के किसी भी राजनेता में वो दमखम नहीं कि सत्य को सत्य के रूप में उद्भाषित करने का साहस कर सके। सन 1846 के बाद अंग्रेजों ने छल व डंके की चोट से काबुल को, गांधार को या अफगानिस्तान को भारत से पृथक किया। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका को भारत से पृथक किया। उसके बाद उन्होंने बर्मा को भारत से पृथक किया। और 14 अगस्त 1947 को उन्होंने 2 पाकिस्तान को जन्म दिया। एक का नाम आज पाकिस्तान है, दूसरे का नाम आज बांग्लादेश है। इतना विभाजन 1846 के बाद से लेकर 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों ने भारत का किया। और देश के मान्य माने जाने वाले प्रधानमंत्रियों ने अब तक 10 बार देश का विभाजन किया है। आपको मालूम है क्या? स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक 10 बार देश का विभाजन किया है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां देश की सीमा छल व डंके की चोट से पड़ोसी राष्ट्र की ओर न पहुंचा दी जाती हो या न पहुंचती हो। ऐसी स्थिति में विखंडन 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 और विकास को वेदविहीन विज्ञान के द्वारा उस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है जिससे विकास के नाम पर गंगा गंगा न रहे, सरयू सरयू न रहे, नर्मदा नर्मदा न रहे, महानदी महानदी न रहे, गाय गाय न रहे। हमारे जितने प्रशस्त मान बिंदु हैं सबको विकास के नाम पर विकृत, दूषित और विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है सज्जनों। तो मैं क्या संकेत कर रहा था? पहला बिंदु क्या है? मंगल पांडे आदि मनीषियों ने धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लेकर स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप मन में संयोजा था उसे उतारने की आवश्यकता है, उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, देश का विभाजन एक दिन पहले हुआ, देश को स्वतंत्रता एक दिन बाद में मिली। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान बनने के बाद भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए था, इस पर विचार विमर्श की आवश्यकता है। मानवाधिकार की सीमा में मैं डंके की चोट से कहता हूं
इन दोनों बिंदुओं में जिस राजनेता और राजनीतिक दल को आस्था नहीं है, भारत में वो चुनाव लड़ने में अधिकृत नहीं है। फिर से सुनिए दो बिंदु। महाराणा प्रताप इत्यादि मनीषियों ने, देशभक्तों ने, बलिदानी सपूतों ने भारत का जो भव्य स्वरूप मन में संजोया था, उसे क्रियान्वित करने में जिसकी आस्था नहीं है, वो कोई राजनेता या राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत नहीं हो सकता। दूसरी बात, विभाजन के बाद का स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था, उस स्वरूप में जिसकी आस्था नहीं है, वो भी भारत में राजनेता हो या राजनीतिक दल चुनाव लड़ने में अधिकृत नहीं है। सज्जनों, गोवंश की बात कहते हैं। समय 2:30 बज गया। सुन लीजिए, स्कंद पुराण में एक ही श्लोक 2 बार आया है। काशी खंड के दूसरे अध्याय में, माहेश्वर कुमारिका खंड के भी दूसरे अध्याय में, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महिः। यज्ञों के संपादक जो होते हैं वही पृथ्वी के धारक होते हैं, यह विज्ञान है। यज्ञ इन सातों के बिना नहीं हो सकते। शास्त्र सम्मत यज्ञ के लिए गोवंश चाहिए या नहीं, पंचगव्य इत्यादि। तो दक्षिणा के लिए गाय चाहिए या नहीं? विप्रेश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण चाहिए या नहीं? वेद चाहिए नहीं? वेद के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे होगी? कस्मै देवाय हविषा विधेवा। यज्ञ का स्वरूप क्या है? देवता और द्रव्य। लेकिन निर्धारण किससे होगा? वेदों के द्वारा। 1180 शाखाएं वेद की थी महाराज। मुक्तिकोपनिषद, सूत्र संहिता इत्यादि का अध्ययन कीजिए, और व्याकरण पर जो महाभाष्य है उसके अनुसार 1131 शाखाएं थी वेद की। आज 8-9 शाखाएं। मनु महाराज ने डंके की चोट से वेद का महत्व उद्घोषित करते हुए कहा, भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ काल गर्भित है सबका विज्ञान वेदों के द्वारा होता है। वेदों का बीज है प्रणव, जिसको ओंकार कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद का ओंकार के संबंध में यह उद्घोष है, यच्च कालातीतम तदप्य ओंकार एवं। काल गर्भित ही नहीं, कालातीत जितने तत्व हैं उनका अधिगम वेदों के द्वारा होता है। सारा विश्व जानता है। वैदिक महर्षियों ने विश्व को अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, गणित विज्ञान, वास्तु विज्ञान इत्यादि प्रदान किया। और वैदिक विधा से भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह इत्यादि के जितने प्रकल्प होते हैं वे सर्वोत्कृष्ट होते हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी हमारी महत्ता क्या है यह समझने की आवश्यकता है। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर वेद सम्मत विज्ञान सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होता है। सज्जनों, हमारे पास सबसे बड़ा बल क्या है? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट ही नहीं बल्कि एकमात्र उत्कृष्ट हैं। मैं प्रायः सार्वजनिक सभा में कहा करता हूँ, भूदेवी कौन थी? गाय के रूप में प्रकट थी या नहीं? गाय के रूप में कौन थी प्रकट? भूदेवी। इसलिए गाय की हत्या पृथ्वी की हत्या है, और पृथ्वी की हत्या समस्त स्थावर जंगम प्राणियों की हत्या है। इतना ही नहीं, विज्ञान की दृष्टि से आप विचार कीजिए। श्रीमद् भागवत का 4वां स्कंद, आप विस्तार पूर्वक कथा कहेंगे ही। पृथु जी का इतिहास दोग्धा के भेद से, पात्र के भेद से, वत्स के भेद से, गाय ने ही तो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबको निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त अन्न दिया या नहीं? इसका अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिक धरातल पर विचार कर लीजिए। गाय तो एक ही थी ना। भूदेवी गाय के रूप में महाराजा धीराज पृथु के सम्मुख प्रस्तुत थी। दोग्धा के भेद से, पात्र के भेद से, वत्स के भेद से गाय ने कितने प्रकार का अन्न दिया जी?
चतुर्दश भूमात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त उनका जो अन्न है वो गाय से प्राप्त हुआ या नहीं। एक दो उदाहरण देते हैं, वैज्ञानिक धरातल पर आपको विचार करना हो तो कभी मिलिएगा। देवताओं का अन्न कौन है जी? अमृत। गाय से अमृत की प्राप्ति हुई या नहीं? ऋषियों का अन्न कौन है जी? वेद। गाय से वेद की प्राप्ति हुई या नहीं? गाय से वेद की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? पृथ्वी से वेद की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? इस पर हमने पर्याप्त विचार किया है। इसका मतलब क्या है? गोवंश की हत्या का अर्थ है पृथ्वी की हत्या। गोवंश